ये 48 का जो एरिया है ना, इसको अपन कल समझेंगे, बट अपन को एक ऊपर की चीजें पता होना जरूरी है। मेरा शुरू से यही फंडा रहा है पढ़ाने का कि मैं हमेशा बाउंड्री बताती हूँ, डायरेक्ट घर नहीं बनाने लग जाती ईट पत्थर लेके। पहले तुम लोग बाउंड्री बनाओ, अपना प्लॉट काट लो कि कितना तुम्हारा है, तो पहले बाउंड्री समझो, इसका बॉर्डर समझो कि क्यों आया है। तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेचर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रकृति है। आप में से कौन हिंदी मीडियम वाले हैं? अगर किसी को नहीं समझना है तो मुझे, आप अजीत आप है? ठीक यस है, मैम। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बताऊं। देखो सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रकृति हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द नेचर। ठीक है, नेचर क्या है इस एक्ट का, इस अधिनियम का नेचर क्या है। देखो सबसे बड़ी बात पहले तो तुम्हें ये क्लियर कर दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सिविल लॉ, इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, दीवानी अधिनियम है ये, दीवानी कायदा कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल अगर कोई भी तुम्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई भी चीज लेके आनी है, कोई भी एक्शन जिसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, बात है तो जिसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, सबको पता होना चाहिए सीपीसी में कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर आपको अपनी राइट अगेंस्ट अपना कुछ भी लेके आना है एक चैनल, तो इसका जो चैनल होगा वो सिविल लॉ में ही जाएगा ओवरऑल में। लेकिन जब हम चैप्टर 17 की बात कर देते हैं ना, इसकी चैप्टर 17 जो हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ चेक वाला, ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक का जो अपना एरिया है, इतना सा एरिया सिर्फ चैप्टर 17 जो है हमारा क्रिमिनल प्रक्रिया का है। क्यों है इसका कारण समझोगे, इसे हम सिविल लॉ इसलिए बनाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन जनरल ये समझो पैसे का लेन देन, पैसे पैसे की ये ना ट्रांजैक्शन जो भी होनी है वो इसके जरिए होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, और पैसे का अगर कुछ भी सिस्टम खराब होगा, अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, तुमने मेरा पैसा रोक दिया, या फिर मैंने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, वॉटेवर पैसे से रिलेटेड कोई भी अग्रीड होता है, पीड़ित हो रहा है, तो भैया वो जाएगा सिविल लॉ, सिविल कोर्ट में। ठीक है, वैसे लेकिन ये डिसऑनर ऑफ चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे हम रोज दिनचर्या के लिए एक इजी ट्रांजैक्शन, जैसे बिजनेसमैन कमर्शियल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, वाणिज्यिक अपनी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि हर समय तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक बकायदा पीस ऑफ पेपर पे एग्रीमेंट होता है, उसके साइन होंगे, इसके साइन होंगे, 50 नाटक होंगे, इंस्ट्रक्शन दुनिया भर के होते हैं, तो बड़ा बहुत ज्यादा वैसा हो जाता था। प्रक्रिया जो होती थी ना बड़ी वैसी क्या बोलते हैं उसे, अजीब सी हो जाती थी, इन द सेंस लाइक कि ये कह सकते हैं कि चीजें इजी नहीं थी, मतलब कन्वीनियंट नहीं थी। इसलिए चेक क्या हो गया कि हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, उनको कोई भी काम करना है तो वो चेक प्रोड्यूस कर देते हैं। हम भी, हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, हमें अगर कोई चीज लेनी है और हम एज अ सिक्योरिटी भी कोई चीज लेना चाहते हैं और कह दे कि चेक ले लो, आप सपोज स्टेटेड चेक ले लेना, तो वो भी क्या हो जाता है, एक लायबिलिटी हो जाती है कि भैया हमें पैसा देना है। चेक एक जरिया है चीजों को आसान बनाने के लिए, बट इस चेक की वजह से बहुत सी टसल हो गई किस चीज में, पैसे को ही लेके, लोग पैसे नहीं देते। अब अगर किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस इस हद तक हो गई कि वो अगर सिविल कोर्ट में जाएगा तो उसको पता है कि 15 से 20 साल तो मेरे गए, ये मान के चलो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने ये चैप्टर 17 डाला था। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल एक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, किसी को अगर तेज लगे तो बता देना, मैं थोड़ी स्पीड धीरे कर लूंगी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें सुना रही हूँ। तो ओरिजिनल एनआई में चैप्टर 17 को बाद में इंसर्ट किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि इसको हमने सिर्फ एक ही नजरिए से देखा था कि भैया पैसे का मामला है, सिविल कोर्ट में जाओ, अपनी जो भी चीज है उससे लेके आ जाओ।
लेकिन उसका जो समय था और प्रोसीजर था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। इसको आसान बनाने के लिए हमने 1989 में अमेंडमेंट किया, 1989 में अमेंडमेंट किया और चैप्टर 17 लेके आ गए। अब चैप्टर 17 लाने का कारण क्या था? चैप्टर 17 लाने का ये कारण था कि भैया एक, जब हम एनआई की बात करते हैं तो एनआई में 3 चीजें आती है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ही चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ चेक ओनली। लेकिन चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अंतर हो जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप पेबल ऑर्डर पे भी होता है और डिमांड पे भी होता है, लेकिन चेक के केस में वो हमेशा पेबल डिमांड पे होता है। डिमांड पे मतलब मैं अपना चेक जाऊंगी बैंक में लगाऊंगी, मुझे पैसा मिल जाएगा हाथों हाथ, तो वो डिमांड का जरिया होगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा अपने लिए क्या होता है, कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। तो हमने सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही ब्रांच को टारगेट किया चेक का, कि भाई हमें जो चेक लेके आना है, अगर उसको हमें जो चीज हम आसानी से कर रहे हैं, जो चीज हमें आसानी से पैसा मिल रहा है, अगर उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ जाए तो भैया उसका क्या उपचार करें। उसके लिए फिर हमने चैप्टर 17 को लेके, चैप्टर 17 का कारण ही ये था लाने का, डिसऑनर ऑफ चेक। इसको डिसऑनर ऑफ चेक इसलिए कहा गया क्योंकि चेक का जो एरिया है, ये जरूरी नहीं है कि 138 के एम्बिट के हिसाब से क्या दो ही चीजें दे रखी है। पहला तो इसमें बता दिया है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, पैसा नहीं है। और दूसरा, अगर आपका कोई अरेंजमेंट था बैंक से कि भाई मेरी लिमिट मेरे बैंक से मैंने सेट कर ली कि मैं 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं करूंगी, नहीं मैं किसी को अलाउ करूंगी, जो मैंने ऑलरेडी एक अरेंजमेंट कर लिया था पेमेंट का। ठीक है, ये 2 जरिए से मैंने कर लिया, तो अगर ये 2 जरिए से अगर हो रहा है तो 138 लागू हो गया, वरना तो क्या 138 लागू ही नहीं होगा क्या? नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली देखो चेक के बारे में, 138 में क्या, ये 2 फैक्टर्स अपन जब पढ़ेंगे ना, तो ये 2 ग्राउंड्स दे रखे हैं, स्पेसिफिक ग्राउंड्स 138 के, कि एक तो आपके पास पैसा नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, और दूसरा क्या है हमारा कि भाई पेमेंट जो है एक्सीड होती है अरेंजमेंट की, बैंक की, और आपकी लिमिट आपने सेट कर रखी थी, बैंक ने सेट कर रखी थी, उससे ज्यादा आप पैसा मांग रहे हो, तो उस केस में क्या करते हैं ये 138 लग जाता है। लेकिन मैं आपको आमतौर पे बता रही हूँ कि जैसे हम लोग भी अगर चेक लगाते हैं, मेरा कोई चेक है तो चेक में क्या है, अगर डेट आपने गलत भर दी, या आपने जिसको डाल रहे हो उसका नाम गलत भर दिया, या आपने अमाउंट गलत भर दिया, या फिर आपकी जो सिग्नेचर है वो मिसमैच हो गए, कुछ भी टुच्ची से टुच्ची चीज भी, मतलब वो आपके चेक को बकायदा ऐसे स्कैन करके देखता है। यहाँ पे जो बैंक होता है वो आपका चेक को स्कैन करके देखेगा, अगर उसको वहीं के वहीं लग रहा है कि भैया प्राइमा फेसी देख के लग रहा है, समझ में आ रहा है पहली दृष्टि से कि भैया चेक में ही गड़बड़ है, तो हम पैसा क्यों देंगे, तो उस केस में 138 लग जाता है। पहले तो ये समझ लो। ठीक है, 138 का एम्बिट बहुत बड़ा है। 138 पे अगर मैं आपको जजमेंट सुनाने लग जाऊं तो बहुत सारे हैं, बट अपन को ऐसे बाढ़ नहीं लानी है, अपन वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इतना ध्यान रखना कि 138 की जो ग्राउंड है वो ही दे रखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो दोनों ग्राउंड पता होने चाहिए जब मैं आपको 138 पढ़ाऊं। लेकिन आपको उसके अलावा इतना पता होना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि कल को अगर मैं चेक प्रोड्यूस करती हूँ और मेरे मिसमैचिंग हो रही है, या मेरी डेट गलत डाल दी, या फिर जिसको मैं पैसा दे रही हूँ उसका नाम गलत डाल दिया, अमाउंट में गड़बड़ कर दी, कुछ कर दी, तो भी बैंक क्या कर देती है, डिसऑनर कर देती है। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा कि सर ये चेक ले जाइए, ये चेक हम नहीं एडमिट करेंगे। डिसऑनर का मतलब ये हुआ रिटर्न कर देना प्रैक्टिकल सेंस में। ठीक है, 138 को सबसे इजी प्रक्रिया माना जाता है जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने सीआरपीसी पढ़ा हो तो सीआरपीसी में अपने ट्रायल्स डिवाइड कर रखी है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, है ना? जिसमें से सबसे आसान ट्रायल कौन सी होती है? समन ट्रायल। ठीक है, सबसे आसान। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर चलता है ना, बीइंग एन एडवोकेट ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर समन ट्रायल में जाता है।
दो, अब जब हम पढ़ेंगे 143 में यहाँ पे समरी ट्रायल के बारे में बोल रखा है, लेकिन क्या होता है आपको राजस्थान का वो बता रही हूँ, एज एन एडवोकेट भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल नॉलेज से भी बताऊंगी। अपने यहाँ पे जो 138 के जो प्रोसीजर चलता है ना, वो समन ट्रायल का चलता है, ध्यान रखना। समरी ट्रायल नहीं चलती है अपने यहाँ पे, समन ट्रायल चलती है। एडवोकेट जो प्रोसीजर फॉलो करेगा उसमें समन ट्रायल का होता है, और जुडिशियल ऑफिसर भी वही चलाता है, समरी ट्रायल नहीं चलाता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज। ये कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आप एडवोकेट भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। कल को मैं 138 पे जाऊंगी, 138 के सेक्शन प्रोसीजर देखूंगी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि समन ट्रायल क्या होता है। ठीक है, समन ट्रायल क्या होती है ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। समन ट्रायल में सबसे बढ़िया चीज होती है यहाँ चार्ज की बनता है। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग यहाँ नहीं होती है, तो यहाँ पे सबसे आसान चीज किसके लिए हो गई, जुडिशियल ऑफिसर के लिए, क्योंकि ये काम किसका होता है, जुडिशियल ऑफिसर का होता है कि भैया उसको चार्ज बनाना पड़ता है। चार्ज क्यों बनाना पड़ता है, ऑफेंस मेड आउट हुआ है या नहीं हुआ, कि क्या अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, उसको ये पहले पहली दृष्टि से ये देखना होता है, ये स्थापित करना पड़ता है कि भैया क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई इस केस में आप अगर नए नए जुडिशियल ऑफिसर बने हैं तो भाई इतनी तो नहीं है, एकदम से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ना, इसलिए 138 के सेगमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ समन ट्रायल लगती है। समन ट्रायल में आपको चार्ज फ्रेमिंग के बारे में सोचना ही नहीं। चार्ज फ्रेमिंग में क्या होता है, आपको जो भी आप उसके ऊपर धारा लगा रहे हो उस धारा की आपको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए चार्ज फ्रेमिंग बहुत घातक बोल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे उसी को ही हटा दिया, चार्ज फ्रेमिंग की जरूरत ही नहीं है। 138 का मामला है, चार्ज फ्रेमिंग वैसे भी नहीं है। ठीक है, समन ट्रायल में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती, लेकिन बाकी का सारा प्रोसीजर होता है। 138 का मेन प्रोसीजर में अगर आपको समझाऊं ना, तो पहले उसको समझ लो, उसको समझ लोगे ना तो अपना पूरे एक्ट की कहानी खत्म है। मेरा तो ये मानना है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें इस तरह से समझाती हूँ कि मैं अभी के सेक्शन इसलिए नहीं आ रही, मुझे पता होना चाहिए कि देखो क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, और कल को मैं अगर कोई चेक लगाती हूँ तो मैं कैसे डील करती हूँ। ठीक है, प्रशस्ति प्रांजलि, हाँ। अब जैसे प्रांजलि और मेरा ट्रांजैक्शन का बताती हूँ मैं कि भाई मैंने एक चेक दिया प्रांजलि को कि प्रांजलि आप मेरे से 50,000 रुपीज ले लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या एक डील की थी कि भाई ये अगर मेरे को कुछ भी क्या किताबें, मैंने इनसे इनकी शॉप है, इनसे मैंने किताबें ली थी। मैंने इन्हें कहा कि मेरे पास अभी तो वैसा नहीं है, पर प्रांजलि आप मेरे से 50,000 का चेक ले लो और इस डेट को जाके लगा दो। अब डेट आज क्या है, 11 तारीख है। ठीक है, मैंने कहा आप 11 तारीख को जाओ और आप ये लगा देना। ठीक है, मैंने प्रांजलि को ये बोला कि ये 50,000 का चेक मैं अभी आपको दे रही हूँ, और मैं इनसे किताबें तो उठा के ले आई और इनको चेक थमाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि प्रांजलि यहाँ पे गई। अब जैसे तुम्हें 138 में क्या ये टर्म देखने को मिलेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए खोलो अपना बैरक। 138 निकालो। पहले तो पार्टी समझ लो कि यहाँ पे पेई कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉअर कौन होता है, क्योंकि ये टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, पहले तो ये समझ लो, तुम्हें ये टर्म्स पता चलेगी, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये क्या है कि अपने क्या सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन दे रखी है अपन को। ठीक है, एक टर्म आती है हमारी ड्रॉअर की। ठीक है, एक टर्म आती है हमारी ड्रॉअर की। ये क्या होती है, ये ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज है। ठीक है, जब हम ड्रॉअर की बात करते हैं तो वैसे तो टेक्निकली ये अपना पार्ट नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए
इसकी में अपन को डिफाइन कर रखा है। ड्रॉअर कौन होता है? मेकर होता है कि भैया उसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यानी कायदे से ड्रॉअर मैं हो गई इस केस में। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको हम पैसा दे रहे हैं। मेरे केस में यहाँ पे कौन होगा? प्रांजलि होगी, ठीक है। और पे इन ड्यू कोर्स कौन होता है कि भैया प्रांजलि को मैं पैसा दे रही हूँ, तो प्रांजलि क्या होगी? इस चेक पे जिसका नाम हुआ, जिसका नाम हुआ किसका? चेक पे, नेम ऑन चेक, वो होता है पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? ये टर्म्स क्या आपको इसमें आगे मिलेगी। ये क्या होता है कि पे ही अपनी जिम्मेदारी, प्रांजलि अपनी जिम्मेदारी किसी नेक्स्ट पर्सन को दे दे कि यार मैं तो जा नहीं पाऊंगी, तू चले जाना और ये लगा के आ जाना। तो इन दोनों की बात क्या हो जाती है? एक तरह से अधिकारिता हो जाती है कि भैया चेक जाओ और लगा के आ जाओ। खेल किसने शुरू किया है? एक तरह से ड्रॉअर ने शुरू किया होता है। ड्रॉअर यानी मैं मेकर हूँ। अब यहाँ पे पार्टीज कैसे चलती है मैं पहले बता दूं। यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि मैंने इनको 50,000 रुपए दिए ट्रांसफर, तो मैं यहाँ पे बन गई ड्रॉअर, ठीक है। मैं तो बन गई, मैं एक्स पर्सन। ड्रॉ यहाँ पे कौन हो गया? जिसको मैंने डायरेक्ट किया है कि पैसा दो, ठीक है। अब यहाँ पैसा कौन दे रहा है? यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है? यहाँ पैसा दे रहा है बैंक। मैं अपने XYZ बैंक में बोलूंगी जाके, HDFC में, क्योंकि मैंने आपको जो चेक दिया वो HDFC बैंक का दिया था। मेरी चेकबुक का HDFC वाली जो चेकबुक का जो चेक है वो मैंने आपको दिया, तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है? बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता पे, पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये जो टर्म्स है ना अपन को बैरेक में मिलेंगे अभी, इसलिए मैं पहले लिखवा रही हूँ। ये कौन होता है? ये वो इंसान होता है जिसका चेक पे नाम हो, नेम ऑन चेक। अब जैसे मैंने इस केस में बताया आप लोगों को कि प्रांजलि को मैं पैसा दे रही हूँ, तो प्रांजलि का नाम मैंने लिख दिया। लेकिन आपने ये शब्द सुना होगा अकाउंट पे, सुना है ये शब्द अकाउंट पे? ही क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप अगर सामने वाले का नाम नहीं लिख रहे हो, जिस भी पर्सन को आप देना चाहते हो, जो भी लगाएगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाए। अकाउंट पे का मतलब ये होता है, ठीक है। अपन कई बार क्या करते हैं, अकाउंट पे करके ऊपर ऐसे चेक का वो मार देते हैं। ये चीज देखना कभी, बैंक वाले अपन को कहते हैं ना, या कई बार अपन क्या करते हैं अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए एक सेल्फ करके छोड़ देते हैं। सेल्फ में क्या होता है? सेल्फ शब्द का मतलब हो जाता है कि भैया मेरे, कोई भी लगाओ भाई, कोई भी लगाओ, पैसा तो मेरा निकलने वाला है और ले जाओ। सेल्फ में सहूलियत ये हो जाती है कि आप हाथों हाथ कैश भी ले सकते हो और चाहो तो अकाउंट में भी करा सकते हो। बट अधिकतर चीजों में क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है हाथों हाथ पैसा लेना, ठीक है। एक सेल्फ का चेक होता है, एक अकाउंट पे का चेक होता है। अकाउंट पे का आजकल लोग पता है क्यों करते हैं? जान के, क्योंकि आजकल इतना फ्रॉड होने लग गया है कि भाई मैंने अगर सेल्फ का चेक किया और आदमी अगर सही नहीं निकला तो मेरा पैसा तो गलत हाथ चला गया ना। इसलिए कायदे से आजकल लोग अकाउंट पे ही और ये जरूर करते हैं। बट ये अगर चाहे तुम सेल्फ का दो चाहे अकाउंट पे का दो, बनेगा यही इंसान। पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स यही होगा। यानी अल्टीमेटली 100 बात की एक बात, ये जो पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, ये पीड़ित आदमी है। डिसऑनर ऑफ चेक जो लगाएगा ना वो ये आदमी लगाएगा, ठीक है। जब अपन पढ़ेंगे तो तुम्हें ये टर्म पता चलेगी कि क्योंकि जो कंप्लेंट लेके आते हैं ना यही लेके आते हैं। भैया मैंने तो क्या किया, मैंने तो इनको कह दिया कि भाई आप जाइए 11/4 को और चेक लगा के आ जाइए। लेकिन हुआ क्या इनके साथ? ट्रेजेडी शुरू ऐसे हुई, ये गई मेरे बैंक में या चाहे अपने बैंक में, क्योंकि अब जुडिक्शन की अगर हम बात करें तो 142 बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, कहीं भी जाके लगा दो जुडिक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये गई 50,000 का चेक लेके अपने बैंक में या मेरे बैंक में चली गई, सपोज करो मेरे बैंक में चली गई, इन्होंने लगाया, उसने चेक देखा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर वगैरह सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ अटक गया मामला? मामला अटक गया इस पे कि 50,000 मेरे अकाउंट में है ही नहीं, ठीक है। मेरे अकाउंट में है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने पैसा लगाया, चेक लगाया, मेरा पहला ग्राउंड जो 138 का वो है इनसफिशियंसी ऑफ फंड का, वो यहाँ पे लग गया। बोले मैडम ने जो आपको चेक दिया है ना, मैडम के पास इतना पैसा ही नहीं है, पहली बात तो आप इसको ले जाइए। या फिर ये हो सकता है
अगर मैंने अकाउंट पे ही करके दिया है ना चेक को अगर प्रांजलि को, तो इनके अकाउंट में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो चेक लगा के आ गई, कैश काउंटर पे दे के आ गई और बैठ गई घर जाके। हुआ क्या, दोनों ही सिचुएशन में या तो इनको हाथों हाथ डिसऑनर का इंफॉर्मेशन मिल गई, या फिर 2-3 दिन बाद बैंक ने इनको क्या भेजा कि सर आपका मैसेज आया है क्या उस पे फोन पे कि सर आपका जो प्रांजलि जी है, आपका आपने जो चेक लगाया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, सपोज करो ये इंफॉर्मेशन कैसे भी आई हो, XYZ किसी भी दिन। अब ये डिसऑनर की इंफॉर्मेशन को प्रांजलि को मिली 13/4 को, ठीक है, परसों मिलेगी, ठीक है, 13/4 को मिली। अब ये 13/4 को यही इनका तो दिमाग खराब हो गया। अब मैं क्या करूं क्या करूं, मैंने यार 50,000 का माल भी ले गई मुझसे मैम, और अब मेरा पैसा भी अटक गया, तो मैं क्या करूं, इमीडिएट मुझे तो चाहिए ना, मेरा तो पैसे का नुकसान हो गया। तो भैया मैं क्या करूंगी, इमीडिएट अपना कोर्स बदलूंगी और अपने वकील को बोलूंगी सर इमीडिएट आप क्या करो, लीगल नोटिस बनाओ, लीगल नोटिस बनाओ। अब ये लीगल नोटिस मैंने बनाया, ये गई, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रांजलि गई अपने एक्स एडवोकेट के पास, और 13 की शाम को ही वो उनको बोला कि भाई कल के कल आप बना दो, ठीक है। अब उसने एडवोकेट ने, एक्स एडवोकेट ने 14/4 का लीगल नोटिस मेरे को भेज दिया, ठीक है, मुझे भेजा, मुझे रिसीव हुआ 16 को। अगर ये जयपुर का ही मामला है तो 16 तक मैं मान के चलती हूँ, वरना जिस भी दिन नोटिस रिसीव हुआ, ठीक है, नोटिस रिसीव हुआ उस दिन से माना जाता है। बट पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि ये लीगल नोटिस आपको कितने समय में भेज रहा है। अगर मैं एक आम नागरिक हूँ, हर किसी को तो पता नहीं होता ना कि डिसऑनर ऑफ चेक का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अगर मेरे साथ एकदम अचानक हो जाए और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एकदम अनजान हूँ, तो यहाँ पे भैया एक्ट ने सीधे सीधे बोल दिया, अगर जैसे ही आपको डिसऑनर का मैसेज आ जाए ना, टिक टिक वाली घंटी बज जाए, इमीडिएटली जाए अपने एडवोकेट से बोलिए। एडवोकेट के पास क्या होता है, अपने पास समय होता है कि अगर प्रांजलि 13/4 को नहीं भी पहुंच पाई, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने 2-4 दिन लगा दिए अपने एडवोकेट से मिलने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि लीगल नोटिस का समय यहाँ पे 30 दिन का निर्धारित है, अपने एक्ट में 30 दिन का समय दे रखा है। पर प्रॉब्लम ये है कि 30 दिन में आना ही है। अब आप 30 दिन के बाद जाओगे तो फिर वही लिमिटेशन वाला सीन हो जाएगा। या तो देखो एकदम बिल्कुल वैसी वाली कंडीशन हो जाए कि हमें पता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो सिचुएशन अलग है, वो फिर सेक्शन 5 में कवर हो जाता है लिमिटेशन का। लेकिन वैसे ऑर्डिनरीली लीगल नोटिस 30 दिन में आना चाहिए। अब प्रांजलि थोड़ी समझदार थी, वो गई इमीडिएट, क्योंकि इन्होंने भी लॉ पढ़ रखा था, तो ये गई, मैंने क्यों वेस्ट करे टाइम, 30 दिन का समय है, मैं तो आज ही पहुंच जाती हूँ। मेरे एडवोकेट ने भेज दिया और 16/4 को मेरा नोटिस चला, ठीक है, 16/4 को उसको रिसीव भी हो गया, किसको, मैडम को, मुझे रिसीव हो गया। अब जैसे मुझे रिसीव हो गया, यहीं से इसी नोटिस में मैंने क्या कर दिया था, 2 चीजें लिख दी थी, क्योंकि जब हम 138 पढ़ेंगे ना उसमें लिखा हुआ है ये, आपको क्या होता है, 15 दिन का समय दिया जाएगा। मेरे को बकायदा धमकी दी जाएगी कि मैडम आप मुझे 15 दिन के अंदर पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। 15 दिन के बाद अगर आपने नहीं दिया, 16वें दिन मैं पहुंच जाऊंगी कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने का जरिया ये। अब मैंने यहीं पे धमकी दे दी थी, प्रांजलि ने धमकी दे दी मुझे 15 दिन की, और ये मेरे को रिसीव हो गया 16/4 को, ठीक है। अब ये जो 15 दिन का समय है ना, ये 15 दिन उसी लीगल नोटिस में लिखा जाएगा और बकायदा डेट मेंशन की जाएगी कि लेट्स सपोज मेरा 13, मैंने अपने एडवोकेट को दिया, आपने अपने एडवोकेट को दिया, उसने उसमें डेट लिख दी कि भैया 28/4 तक पैसा चाहिए, नहीं हुआ तो हम पहुंच जाएंगे कोर्ट में, ठीक है, वहां पे बकायदा लिमिटेशन ड्रॉ कर दी। अब 15 दिन के बाद इमीडिएटली मैं क्या कर रही हूँ, ये नोटिस रिसीव होते ही हमारा कॉल ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, 15 दिन जैसे 28/4 के बाद 29/4 हुआ, मैं इमीडिएट पहुंच गई JMFC कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में चले गई, JMFC कोर्ट में चले गई, और ये बोल दिया मैंने जाके सर कंप्लेन लगाई। अब इस कंप्लेन का भी फायदा बेस्ट बताऊं कि जैसे 15 दिन ओवर होंगे, ये ध्यान रखना, या 28/4 ओवर होंगे तभी आप कंप्लेन करोगे। तो ये जो कंप्लेन आएगी ना अपने JMFC के पास या MM के पास, वो 1 महीने के अंदर आनी चाहिए, बस सिंपल सा ये प्रोसीजर। जहां तक जैसे कंप्लेन पहुंच गई, फिर अपना समन ट्रायल शुरू होता है, फिर वो कॉग्निजेंस वगैरह लेता है,
फिर वो अपना सिस्टम चलाता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ तक का प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, यही अपना प्रोसीजर है। समझ में आ रहा है? थोड़ा तेज लगा किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस मैम, समझ आ रहा है। नो मैम। समझ में आया? यस अब मैम। जैसे हम 138 से 148 के एरिया में जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये मैंने बस एक ब्रीफ किया है कि भैया ये चीज होएगी, ये हमें पढ़ना पड़ेगा 15 दिन, 1 महीना, लीगल नोटिस, कॉज ऑफ एक्शन, कंप्लेंट, समरी ट्रायल। देखो ये सबको पता है कि इसमें क्या लिखा है, बट उसको समझना जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज से, कि कल को अगर मेरा डिसऑनर हुआ तो मैं कैसे एक लाइन ऑफ एक्शन लेके जाऊंगी, ये हमें पता होना चाहिए। एक लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए दिमाग में। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर कल को मेरा डिसऑनर कर रहे हो आप चेक, तो मेरे पास क्या है रेमेडी, मेरे पास ये रेमेडी। कंप्लेंट पहुंचेगा तो फिर मैं जानू, मेरा वकील जाने, बट इतनी जानकारी सबको होनी चाहिए। ये एक बेसिक चीज है। निधि, कीर्ति, आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, आप लोगों को समझ आया? यस मैम। समझ आया? यस मैम। क्लियर? देखो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी भी बोलती हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी, तो मैं अगर ज्यादा तेज लगे तो बता देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन से 4 दिन हो जाए कोई वो नहीं है, समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल इस मामले में है क्योंकि डिसऑनर ऑफ चेक का एक छोटी सी ब्रांच है ये, और ये ब्रांच कैसे शुरू होती है वो मैंने आपको बताया सिर्फ, कि डिसऑनर करना क्या है। अब कुछ और बातें समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, पनिशमेंट का टाइम दे रखा है। तो देखो इसमें पनिशमेंट अगर 138 में देखोगे तो कितना समय दे रखा है, 2 साल या 3 साल? 2 साल है शायद, है ना? 2 साल है ना? 2 years। इसमें दे रखा है। अब जैसे 138 को ही समझो, अब 138 की अगर लैंग्वेज पढ़ाऊं मैं, ये जो मैंने कहानी सुनाई है ना, ये पूरी 138 है। अब इसको पढ़ो, अब मैं पढ़ाती हूँ इसको, 138 को पढ़ते हैं। Dishonor of check on insufficiency of funds in the account, sorry, etc. in the account, where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or any part, debt or other liability is returned by the bank unpaid, either, अब यहाँ से शुरू होता है, either because of amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor, पहला ground insufficient to honor, ठीक है, the check, or it exceed the amount arranged to be paid from the account, from that account by an agreement made with that bank, ठीक है? दोनों चीज आ गई, insufficiency वाली भी आ गई और exceeding the arrangement with the bank, ठीक है? वो अग्रीमेंट कर रखा था मैंने कि लिमिट इतनी रहेगी, ठीक है? अब ये दोनों ग्राउंड 138 में दे रखे, जबकि मैंने आप लोगों को बताया है कि 138 के और भी ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे सिग्नेचर मिसमैच हो जाए, ये हो जाए, ये इसके बकायदा मैं केस नोट दूंगी, ऐसी बात नहीं है, जहां मुझे लग रहा है केस नोट देना है वहां दूंगी, ठीक है? क्योंकि ये केस लॉ से ही निकल के आए हैं। ओरिजिनली तो 2 ही ग्राउंड है इसके, ये ध्यान रखना, 2 ही ग्राउंड है 138 को लाने के, लेकिन ये जो मिसमैचिंग का, डेट का लफड़ा, ये लफड़ा, ये सब केस लॉ से आया है, केस लॉ अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर इसमें बोला है कि सच पर्सन, तो जैसे ये 2 ग्राउंड एक्टिव हो गए तो उस पर्सन ने क्या किया, ऑफेंस कर दिया, सच पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी पनिश्ड विद दिस 2 साल, फाइन ट्वाइस अमाउंट और बोथ। तो लाइबिलिटी 2 साल की ही है, पैसा जो देगा ट्वाइस देगा और बोथ, ठीक है? अब क्या हो गया, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है प्रोवाइजो। जब मैंने आपको बताया था ये 50,000 का चेक, जहाँ पे एक चीज मेंशन करनी थी मेरे को, तो मैंने प्रांजलि को तो दे दिया, अब प्रांजलि के ऊपर है, यहाँ से ही प्रांजलि चाहे तो 11/4 को लगाए, चाहे फिर 11/7 को लगाए, क्यों कह रही हूँ अभी पढ़ो। Provided that nothing contained in this section shall apply unless the check has been presented to a bank within a period of 6 month की जगह 3 महीना, 3 महीना from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier। यानी अगर मैंने इनको कोई चेक दिया है
तो भैया इनके पास समय है 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी समय पे लगा दो, एट एनी टाइम। 11 को लगाओ, 12 को लगाओ, चाहे 13 को, कभी भी लगाओ, मर्जी हो जब लगाओ। 3 महीने का समय है। ये लाइन ऑफ एक्शन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक 3 महीना एक्सपायर ना हो जाए। पहली बात तो 3 महीने के अंदर अंदर लाना है। अगर बाद में ला रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर ये लाइन ऑफ एक्शन शुरू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो 50,000 का चेक है, यहीं पे मैंने उस समय भूल गई थी कहना, लेकिन 50,000 का चेक इनके ऊपर है, ये कभी भी लगा है 3 महीने के अंदर अंदर। आरबीआई के रेगुलेशंस आ चुकी थी, ये आई थी अपने क्या बोलते हैं 2012 में ही आ गई थी। ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेट्स का थोड़ा सा स्पेसिफिक रखना, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। मैं हमेशा से एक ही चीज कहती हूँ, एग्जामिनर का दिमाग हम नहीं पढ़ सकते हैं, और ये सोच के भी नहीं जाना है कि हम जो है ना उस स्ट्रैटेजी के साथ कि ये आएगा वो आएगा। गधे बन के जाओ, बिल्कुल बिल्कुल गधे बन के जाओगे, पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं लिखवा के देती हूँ। ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं करती है जीवन में। गधा बन के रहोगे, सीखोगे ज्यादा। ठीक है, एकदम बेवकूफों की तरह एक एक लाइन पढ़ जाओ। पूछने वाले ने तो ये तक पूछ लिया था कि एक्ट नंबर कौन सा है। अमेंडमेंट का एक्ट नंबर 66 है, 1988 से जब ये आया था, चैप्टर 17। जब मैंने आपको कहा था ना ये ओरिजिनल एक्ट का पार्ट नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1989 में एक्ट नंबर 66 1988, ये लिख लो चाहे कि चैप्टर 17 का एक्ट नंबर 66 है, 1988 से अमेंडमेंट एक्ट से आया है वो, और कब लागू हुआ है ये भी पता होना चाहिए। 1/4 अप्रैल फूल पड़ा है ना, अप्रैल फूल से याद रखना, ईयर द फूल्स अप्रैल फूल 1989, चैप्टर 70 आया था। ठीक है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये राउंड्स वगैरह, क्योंकि ये तो सब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा देंगे। पर जो नई चीज हम सोचते हैं ना कि ये तो एकदम माइनर सी चीज है, तो माइनर किसी चीज ही हमें ले डूबती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई क्लॉज ए प्रोवाइजो। बी पे आ जाओ, पे और होल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक as the case may be makes a demand for the payment of said amount of money by giving a notice in writing। नोटिस वाला शब्द आ गया ना, मैंने कहा था नोटिस। अब यहाँ पे पे और होल्ड इन ड्यू कोर्स यानी प्रांजलि, जिसको हमने पैसा दिया है, जिसका नाम है चेक पे, वो क्या करेगा, राइटिंग में नोटिस देगा, और टाइम क्या दे रखा है, विद इन 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। रिटर्न, अब उनको बैंक वालों ने खबर 13/4 को दी, 13/4 की बाद वो लेके आ गई ना नोटिस, तो जिस दिन उनको इन्फॉर्मेशन मिली वो तब लेके आ गए, है ना, वो वाली बात। अब सी देखो, drawer of such check fails to make the payment of the said amount of money to pay or to holder in due course of check within 15 days। पता है ना 15 दिन की धमकी वाला, ये वो 15 दिन की, भैया आओ पैसा दो मैम, अगर आपने नहीं दिया इसी पीरियड में मैं आ जाऊंगी क्या लेके, आपके लिए लिफाफा लेके। कौन सा वाला बुरा वाला, अपने जितने भी नोटिस आते हैं वो उसी में ही आते हैं। ठीक है, और कोर्ट देती है वो लव लेटर, शामिल होती है इसकी, पता है ना ये चीज, शामिल होगी, फिर कंप्लेंट दायर करने के बाद आपकी शामिल होती है, नोटिस वहां से भी जारी होता है। ये नोटिस तो आप लोगों का खुद का है। ठीक है, ये तो एक पर्सनल नोटिस हो गया जो कि लाइन ऑफ एक्शन को लाने के लिए, एक बार कोर्ट में फिर पहुंच गए तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया चलती है, कोर्ट का भी एक अलग नोटिस आता है। ठीक है, ये वो नोटिस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये विद इन, ये इतनी समझ में आई कहानी। और ये मैंने 1 महीना क्यों बोला था, इसके लिए थोड़ा सा एक बार स्विच करो इस पे 142 पे। 142 का ये देखो, क्लॉज बी देखो, क्लॉज बी देखो 142